सभी को जय हिंद। इस फिल्म को दिखाने के पीछे ये मकसद था कि देश भर में हमारे लोगों की क्या हालात है, उस पर हम अपनी एक समझ बना सकें। क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जब हम काम करते हैं तो हमारी अपनी अपनी समझ है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लगा करके तमिलनाडु तक जो भी नाम हो हमारे लोगों का, लेकिन वो वही सारे प्रश्नों से दो चार हैं, उन्हीं दिक्कतों को झेल रहे हैं जिन दिक्कतों को हम राजस्थान में भी झेल रहे हैं। मैं सबसे पहले टीम असीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल टास्क लिया दलित, अनुसूचित जाति समुदाय की विभिन्न जातियों को एकजुट करने का, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि जोखिम भरा काम है। 5000 साल का जो ज्ञात इतिहास है उसमें जातियों की निर्मिति हुई और वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ी। अब वो जो बहुत मजबूत किले हैं उनकी तरफ अंगुली भी आप उठाएं तो आपकी अंगुली को ही पता नहीं वो अंगुली भी रहेगी या नहीं रहेगी। तोड़ना या उसको चैलेंज करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन टीम असीम ने ये किया क्योंकि नाम उनका असीम है, तो सीमाओं से परे हैं और सीमाओं को तोड़ने का जो काम है वो कहीं कहीं असीम कर रहा है। कई बार जाति पर बात करते हुए मुझे लगता है कि जैसे जो राजनीतिक अवधारणा है एक नेशन स्टेट की, एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, उस राष्ट्र राज्य की अवधारणा को सबसे बड़ी चुनौती अगर इस देश में कहीं है तो वो है कास्ट नेशन। हम राजनीतिक रूप से तो एक नेशन स्टेट हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से ही है और जो वास्तविक रूप से जो दिखाई देता है वो है हम एक कास्ट नेशन। और मुझे लगता है कि फोन स्विच ऑफ रहे थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो जातियां हैं भारत में इतनी मजबूत है कि वो देश से भी ऊपर है और वो अपने आप में संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य की तरह काम करती है और उनके अपने विधि विधान है, अपना न्यायालय है और अपनी अपनी सेनाएं भी हैं हर एक जाति की। तो जहां इतना मजबूती से जातिवाद हो, जाति की मौजूदगी हो, वहां पर अगर एक लोकतंत्र लाया जाए तो वो लोकतंत्र कितना सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है। तो और ये इनकी जकड़न इतनी बड़ी है कि वो जन्म से शुरू होती है और मौत तक जाती है और कभी कभी मौत के बाद भी रहती है। जैसे सारे शमशान घाट जो हैं वो गांवों में खासतौर पे अभी भी जाति के आधार पर हैं। कई जातियों के पास तो शमशान घाट ही नहीं है, मरते तो हैं लोग हैं लेकिन उनके लिए बहाने या जलाने की जगह नहीं है। और जब जला करके राख कर दो किसी इंसान को, उसकी कुछ हड्डियां बच जाए, उसको लेकर के लोग गंगा जी जाते हैं तो वहां सबसे भीड़ भरा जो पंडित है, पंडित गंगाराम, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ी जातियों का बंटवारा, यानी कि आपकी हड्डियों को भी जाति छोड़ेगी जब तक कि आप उसको पानी में दोहा दें। और पानी में भी बहाना है तो आपके लिए घाट निर्धारित है। ऐसा नहीं कि आप तो गौ घाट पे बहा देंगे, वो ब्राह्मण के लिए आरक्षित है तो वो ही बहाएगा और आपके लिए जो आरक्षित है उस जगह पर आप बहाएंगे। तो इतनी जबरदस्त जकड़न जो जातियों की है वो जीते जी तो नहीं छोड़ती, मरने के बाद नहीं छोड़ती। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति बदलने की कोई व्यवस्था नहीं। और जब धर्म बदला जाता है तो धर्म बदलने के साथ साथ व्यक्ति जाति को भी साथ ले जाता है। तो इधर से जाएगा, उधर शेख होगा, सैयद होगा,
जुल्हा होगा, और क्रिश्चियनिटी में भी चले जाएंगे तो सीरियन क्रिश्चियन से बात कीजिए तो वो अपने आप को नंबूद्रीपात से ब्राह्मणों से आया हुआ बताते हैं। तो वो जो नंबूद्री वाले जो सीरियन हैं उनको लगता है कि बाकी के जो शेड्यूल कास्ट से आए हुए क्रिश्चियन हैं इनके साथ हमारा कोई लेन देना नहीं, तो चर्च अलग होंगे, उनके कब्रिस्तान अलग होंगे, उनके बिशप्स अलग होंगे। सिखिज्म एकमात्र शायद ऐसा धर्म है जिसकी धार्मिक संस्था में रिजर्वेशन है। आप गुरुद्वारा प्रबंधक शिरोमणि कमेटी देखेंगे एसपीजीसी, तो उसमें जाति के आधार पर आरक्षण है कि 2 रविदासी लेने हैं, 2 मजहबी लेने हैं, 2 दूसरे लेने हैं, बाकी के जो हैं वो जट सिख लेने हैं, और अलग अलग उनके गुरुद्वारे हैं। और न केवल पंजाब बल्कि उन्होंने वियना, ऑस्ट्रिया और कनाडा तक में इस भयंकर जातिवाद को यहाँ से ढो के ले गए हैं, और वहां भी अलग अलग किस्म के गुरुद्वारे। तो जाति पीछा नहीं छोड़ती है, आप हिंदू रहे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो हिंदुओं का अधिकार है, जैसे पंडित जी बता रहे थे कि वो तो कभी बदलेगा ही नहीं, अपरिवर्तनीय है। लेकिन आप मुसलमान हो जाएंगे तब भी वहां पसमानदा रहेंगे, आजाद रहेंगे, असराफ रहेंगे, और वहां भी दलित मुसलमान रहेंगे। क्रिश्चियन हो जाएंगे तब भी आपके साथ जाति छोड़ेगी नहीं। और कुछ लोग जैन हो जाते हैं, हमारी कुछ कम्युनिटियां दलितों में से जैन होती है, और दलित जैन भी होते हैं, उनको वीरवाल जैन कहा जाता है। वो वेजिटेरियनिज्म की तरफ चले जाते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, मुंह की पट्टी बांध लेते हैं, और वो मुनि महाराजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन आप जैनियों से पूछिए कि क्या वीरवाल जैनों के साथ शादी ब्याह हो सकता है आपका, तो कहेंगे ऐसा कैसे संभव है। भाई ये तो धर्म में एक साथ हुए ना। मतलब आप कहीं चले जाएं, जाति आपका पिंड नहीं छोड़ेगी। और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाति की बीमारी सबसे प्रमुख बीमारी है। नेपाल में आप जाइए जाति है, आप पाकिस्तान में जाइए तो जाति है, बांग्लादेश में जाइए तो जाति है, श्रीलंका में जाति है, और भारत तो जाति का गढ़ है ही। और फिर यहाँ से जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं अपने साथ जाति को भी साथ लेकर के जाते हैं। जाति अपने आप में एक राष्ट्र है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसको उपराष्ट्रीयता के रूप में माना। और जाति के लिए हम इस देश को नुकसान पहुंचाने में एक क्षण का भी देरी नहीं करते हैं। आप जब भी अखबार में पढ़ते हैं कि फला जाति के लोगों ने अपने लिए कुछ मांगा और नहीं मिला, तो उन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ दी, सेना के सामने हो गए, पुलिस के माथा फोड़ दिए और आग लगा दी, और हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र आपके लिए गौण चीज है, और जाति जो है वो बहुत प्रधान चीज है। अपने हित के लिए हम राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो राष्ट्र से भी ऊपर है जाति, धर्म से भी ऊपर है जाति, और तमाम तरह के जन्म, मौत, मरण सब चीजों से ऊपर जाति है। और ये जाति जो है ये कुछ लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है, कुछ लोगों के लिए ये कंफर्ट है, और उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, उनके लिए एक सामाजिक संपत्ति है। लेकिन हम जैसे लोग इस देश के जितने भी दलित हैं, आदिवासी हैं, और जितने भी मोस्ट बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए जाति एक गाली है और सबसे बड़ा नुकसान का सौदा भी है। तो जिनके लिए गर्व है, जिनके लिए फायदे का सौदा है, वो जाति को पकड़े गए तो समझ में आता है। लेकिन जिनके लिए गाली है वो भी जाति को उतनी ही तत्परता से पकड़ा रहे और मजबूत करता रहे। तो ये क्या बात हो गई कि जो गले में हमारे फंदा डाला गया था हमने उसको आभूषण बना दिया, जो हमारे लिए गाली थी उसको हमने अपने लिए सम्मान की वस्तु बना ली, डिग्निटी की वस्तु बना ली। तो इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि 90 समय से ये चर्चा कहीं कहीं खत्म हो गई है, और हम भी वही कर रहे हैं जो जातियां, बाकी जातियां जो फायदा लेती है जाति की वजह से, उन्होंने जो एक पूरा जाल रचा है उस जाल में हम कहीं कहीं फंस गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन संदर्भों को देखते हुए ये जो आज की मीटिंग है इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं जाति पर एक बहस या जाति को लेकर के जो बाबा साहब ने चीजें कही, और जो उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट लिखा उसके 80 साल होने को आ रहे हैं। और जाति के उन्मूलन का पूरा एजेंडा एक तरीके से सिरे से खत्म हो गया है और गायब है।
ऐसे मौके में फिर से उस एजेंडे को मुख्य धारा में लाने का जो काम किया और हम सब एक साथ बैठ करके ये चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत शुभ संकेत है। और कोई तो ये वजह हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम जाति में रहेंगे तब तक अम्बेडकरवाद की बात करना मुझे लगता है कि बहुत ऊपरी चीज है। जातिवाद और अम्बेडकरवाद दोनों एक साथ चल कैसे सकते, उसमें संभावना था। बाबा साहब कह रहे हैं कि जाति तोड़ की जमात बनना है, और हम जमातें तोड़ करके फिर से जाति बने जा रहे हैं, और जातियों में फिर उपजातियां बने जा रहे हैं, फिर उसमें भी प्रगतिशील धड़ा अलग है और अधोगतिशील धड़ा अलग है, ये उसका वो उसका। और प्रत्येक जाति, क्योंकि बड़ी वैज्ञानिक, अतार्किक और अप्रगतिशील बात है जाति, तो हमको वो सब चीजें माननी पड़ती है जब जाति में बैठते हैं। हमको मालूम है कि हम जिस जाति से आते हैं उस जाति में पता नहीं कोई ऋषि महर्षि हुए या नहीं हुए, लेकिन ऋषि महर्षि इजाद करने पड़ते हैं, संत इजाद करने पड़ते हैं, और उस पर गर्व करना पड़ता है। अगर हम उस पर गर्व नहीं करें तो दिक्कत ये होगा कि भले उसका ऐतिहासिक कोई आप अगर ढूंढेंगे तो न मिलता हो, लेकिन इसलिए ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फला जाति का एक जो ऋषि मुनि है वो काफी अच्छा चल रहा है, उसका मार्केट ठीक चल रहा है, तो फिर हमको अपना मार्केट में कोई तो ऋषि मुनि उतारना पड़ेगा, उसके आधार पर हम चीजें करनी पड़ेगी। और ये सारा का सारा उसी मेथोलॉजी में आता है जो पंडित जी बता रहे थे, ये उसी जाल संजाल का हिस्सा है, क्योंकि वही सब चीजें हम किए जा रहे हैं। मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि किसी एक समाज ने ये कहा कि रविदास से हमारा कोई लेन देना नहीं है, रविदास किसी और समाज में पैदा हुए होंगे, क्योंकि हम तो सूर्यवंशी हैं, हमारा तो सूर्यवंश है। और उन्होंने वेदों से खोज लिया, हर एक समाज ने खोज लिया, लगभग सारी अनुसूचित जातियों के जो इतिहास लिखे गए वो लिखे गए 1940 से लगा करके 1965 के बीच में, और ये सभी समाजों के संतों ने लिखे, प्रारंभिक, बाद में और लोगों ने लिखे होंगे, और वो सारे के सारे संत आर्य समाज की प्रभाव के लोग थे। आप सारे देख लीजिएगा, हरियाणा में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा, पंजाब में देख लीजिएगा। और क्योंकि आजादी का समय था और लग रहा था कि ये जातियां संवैधानिक अधिकार प्राप्त करेगी और आगे जाएगी, और हो सकता है कि कल को ये मास कन्वर्जन कर ले, उसको रोकने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हर एक जाति के लिए किसी न किसी वेद के मंत्र से एक महाराज निकाला गया, और वो भी बहुत अद्भुत तरीके से निकले सारे संत। वो जो हमारे जाति के प्रवर्तक हैं, वो कोई तो ब्रह्मा जी की मुख से निकल गया, कोई नाक से निकल गया, और कोई बाल से निकल गया, और कुछ के कुछ नहीं बचा तो मेल से निकल गया। उन्होंने नहाया और मेल निकला, उस मेल से भी किसी पैदा हुए, और उन सारे मेल और पता नहीं किस किस से निकले हुए ऋषि मुनियों से हमने प्रेरणा ग्रहण की। हाँ, काम से नहीं निकले होंगे, तो क्योंकि वो सब जगह से निकल सकते थे, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों कि ये जब भी हम जाति में जाएंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि रविदास जैसा क्रांतिकारी संत हमारा नहीं है, क्योंकि रविदास हो चाहे कबीर हो, वो तो क्रांति है, वो तो हमको सोचने के लिए विवश करते हैं, वो हमको सोचना विचारना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। लेकिन ये जो मेल से निकले हुए, कान से निकले हुए, पांव से निकले हुए जो लोग हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ऐसी जगह से निकल के आए हैं, वो क्या सोचेंगे और क्या सारी चीज करेंगे। तो जाति का पूरा एजेंडा अतार्किकता को बढ़ाता है, अवैज्ञानिकता को बढ़ाता है, उसका कोई आधार नहीं है। एक ही आधार है कि जो भी धर्मशास्त्र है वो शास्त्र जातियों को मजबूत भी करते हैं और मान्यता भी देते हैं, वो वहां से ही उसका उद्गम होता है। तो जैसे आप अगर उनको नकार सकते हैं तो जाति को नकार सकते हैं, नहीं तो जाति को नकारना बहुत कठिनतम काम है, क्योंकि जैसे ही आप जाति नकारते हैं तो आप वर्ण की व्यवस्था को नकारते हैं, आप वर्ण की व्यवस्था को नकारते हैं तो फिर उनकी वेद माता को नकारते हैं, वेद माता और पता नहीं क्या क्या सारी माताओं को नकारने की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो सारा पूरा जो सिस्टम है, इसके प्रति हमें साइंटिफिक तरीके से एक साथ बैठ करके बात करने की जरूरत है। आज जो ओरिजिन की बात की गई, वैज्ञानिक ओरिजिन की बात की गई,
उन चीजों पर क्यों नहीं बात हो रही है? जरूर जातियों में एक चेतना आई है, उनके फिर से क्यों नहीं आज जाति के इतने सारे महासभाओं के अध्यक्ष हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, हर एक जाति का एक प्रमाणिक और वैज्ञानिक इतिहास लिखा जाए। जहां सृष्टि की उत्पत्ति वैज्ञानिक तरीकों से हुई वहां से शुरू कीजिए, अमीबा से जीव आया वहां से शुरू कीजिए, और फिर जो सामाजिक तौर तरीकों से जाति का जो पैदाइश हुई और उत्पत्ति और बढ़ोतरी हुई उससे शुरू करते हुए यहां तक आई। ये वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से जो खोजा हमने, इसकी क्यों? और सारी जातियां ये कह रही कि हम क्षत्रियों से पैदा हो, सबके सब। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्षत्रियों से पैदा नहीं हुए। मैं 10 साल पहले एक रिसर्च कर रहा था और वो रिसर्च वाल्मीकि समाज पर था। मुझे ब्यावर में 2 रुपए की एक बहुत पुरानी किताब मिली जो 1935 में छापी गई थी और उसका नाम था क्षत्रिय महतर जाति का इतिहास। ये मैं केवल एक का नाम ले रहा हूं, लेकिन तमाम जातियां सूर्यवंशी है। तमाम जातियों का ओरिजिन जो बताए जाते हैं वो कहते हैं कि हम क्षत्रियों से पैदा हुए। मैंने कुछ इतिहास लेखकों से कहा, आप गनीमत है कि आपने ये नहीं लिखा कि क्षत्रिय हमसे गए, नहीं तो वो आपको ठीक कर देते आपकी तमाम अकल, क्योंकि आप उनसे आए उसको फर्क नहीं पड़ता। और आए भी तो कैसे? बहुत अपमानजनक तरीके से आए। और वो अपमानजनक तरीके क्या है कि वो हमारा पुरखा तो क्षत्रिय था, लेकिन उसने गलती से एक शूद्र स्त्री से संभोग कर लिया, उससे हम पैदा हुए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप व्यभिचार की औलाद हैं और उस पर गर्व है आपको, और उसको बड़ा ग्रंथ लिख दिया और उसको पूजे जा रहे हैं। तो सारी ही चीजें इस तरीके से जो पैदा होने की बातें कही जाती है, या रविदास जैसा पैदा हो, पहले तो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने एक शूद्र के घर का खा लिया और इसकी वजह से 3 जन्म पहले खाया और इस जन्म में जाकर के वो चमार के घर पैदा हुए। कितनी अवैज्ञानिक बातें हैं। और हम ये सब लिख करके हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ी बाद में क्या हमारे बच्चे उसको पढ़ करके कहेंगे कि हमारे पुरखे इतने निरे मूर्ख थे कि पता नहीं क्या क्या चीजें लिख गए। तो मित्रों, जरूर हमें नए तरीके का इतिहास लिखना है और वो इतिहास वैज्ञानिक इतिहास होना चाहिए। वो इतिहास ये पौराणिकताओं से बिल्कुल छूटा हुआ इतिहास होना चाहिए। तो वो हमें कहीं नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज अगर हम होटल इंडियाना प्राइड में बैठ करके बात कर रहे हैं और हमारी अग्रिम पंक्ति में इतने सारे IAS, IPS, RS और सारे लोग बैठे हैं, ये जातियों की देन नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की देन है और संविधान की देन है। और ये जो जातियां हैं, ये जाति व्यवस्था लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली व्यवस्था है। लोकतंत्र और जाति का तंत्र एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो अगर हमें चाहते हैं कि टीना दाबी और भी हो और हमारे लोग बढ़ते ही जाएं, तो उसके लिए ये जाति के तंत्र को मजबूत करने के बजाय उसको कमजोर करने की दिशा में काम करना। और आखिर जातियां फायदा क्या दे रही है और किसको फायदा दे रही है? हमारी तमाम जाति की महासभाएं लोकतंत्र के लिए कितना काम कर रही है? जिस संविधान के लिए, जिस संविधान की वजह से हम हैं, उसके पक्ष में कितनी महासभाएं काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो उनके एजेंडे में प्रमुखता से यह शामिल करना पड़ेगा कि हम हर हाल में बाबा साहब की विचारधारा, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में भी काम करें। अगर वो बचाई जाएगी तो हमारी ये महासभाएं भी बची रहेगी, नहीं तो नहीं बची रह सकती। ये महासभाएं भी तब ही आई है सामने जब एक राजनीतिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता और संविधान है। नहीं तो कौन पूछ रहा है? आप बना लें, आप अपने नाम के आगे क्षत्रिय आगे लगा दे, पीछे लगा दे, बीच में लगा दे, चारों तरफ क्षत्रिय होने के तुम चले लटका ले, लेकिन अगर संविधान नहीं है तो कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछने वाला है। तो संविधान सर्वोपरि है, वो हमारी प्रमुख चीज के रूप में होना चाहिए जाति। और अगर इतने साल के बाद में भी जातियों के ही सम्मेलन होने हैं, जातियों की ही सामूहिक विवाह होने हैं, तो फिर हम शायद एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। जाति भी चलेगी और अम्बेडकर भी चलेगी, तो उधर काल्पनिक महापुरुष का भी चित्र लगा देंगे, इधर अम्बेडकर का भी लगा देंगे और बीच में जय गणेश में भी लगा देंगे और बड़ा सा तिलक लगा करके और आ जाएंगे और जय भीम बोलेंगे। अब किस पे यकीन करें? उस काल्पनिक महापुरुष पे करें कि उसके तिलक पे करें या जय भीम पे करें या किस पे करें?
बड़ा कंफ्यूजन का माहौल है, इसको कहीं कहीं हमको बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो जातियों की हदबंदी है वो विचारधारा विहीन भीड़ तो निर्मित कर रही है, लेकिन विचारशील चिंतनशील जो समूह बनाने की बात है वो कभी नहीं हो पा रहा है। तो वो हो पाए ये जातीय महासभाओं का दायित्व है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि हम जैसे लोगों को वो ये समझ करके सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके बातें करते होंगे, लेकिन जनाधार तो नहीं है। जनाधार तो जाति के अध्यक्ष का ही है, महासभा के अध्यक्ष का ही है, उसी को लोग मालाएं पहनाते हैं, उसी के आगे पीछे दंडवत करते हुए हजारों की भीड़ चलती है। तो जब हजारों की भीड़ की आप मसीहा हैं तो आपका दायित्व ज्यादा है, क्योंकि हमको ज्यादा लोग उस रूप में नहीं मान रहे हैं। तो जब आपको मान रहे हैं तो आप दिशा दीजिए, बिना दिशा दिए ये समाज आगे नहीं जाएगा। तो ये हमको देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जाति को मजबूत करने के काम में कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जाति के जो दिखते हैं। हर एक समाज के साधु संत हैं, पंच पटेल हैं और अधिकारी कर्मचारी। आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन पूरा 58-60 साल की उम्र तक पूरे संवैधानिक तौर तरीकों से नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होकर के लोग महासभा बना लेते हैं, और महासभा बना करके वो फिर जातियों की हदबंदी को मजबूत करने लगते हैं। वो उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब आप एक अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े अधिकारी हैं तो पूरे समाज में आपको अपने अधिकारी के रूप में देखेगा, लेकिन जब आप वहां से निकल करके अपनी ही जाति के कुछ बन जाते हैं तब वो समाज निराश होता है। तो मेहरबानी कीजिए, कम से कम आप मत कीजिए। जो अनपढ़ लोग कर पा रहे हैं या जो भी पोंगापंथी लोग कर पा रहे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि उनको इसके अलावा नहीं सोचना है। लेकिन आपने तो देश को चलाया है, आपने दुनिया देखी है, आप संविधान को जानते हैं, आप जानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है और क्या हमारे लिए श्रेयकर है और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो आपकी भूमिका है और उसको मुझे लगता है कि वो आप निभाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये जाति के सामूहिक सम्मेलन, जाति के विवाह सम्मेलन और जातिगत इतिहासों का लेखन और जातिगत अखबारों और मीडिया का प्रकाशन हो सकता है कि हमको थोड़ा थोड़ा ठीक लगे, लेकिन ये नुकसान करता है। क्योंकि जब आप बाबा साहब की विचारधारा की कोई चीज लेकर के जाते हैं, आप ले जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे तो समाज का अखबार आता है, हम तो उसके आजीवन मेंबर हैं। तो आप आजीवन मेंबर क्या, आप तो पता नहीं जन्म जन्मांतर तक उस जाति के मेंबर हैं, लेकिन बाबा साहब को थोड़ा ले लीजिए, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि उनका जाति का अखबार आता है। तो ये जो जातिगत प्रकाशन है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग समाज का नेतृत्व करता है, और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, वो भी अगर जाति के ही दायरे में बन करके सोच रहे हैं और जाति की ही किताबें छाप रहे हैं और लिख रहे हैं, और उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं ये कहते हुए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। अगर ये अपराध है तो उस अपराध में हम सब लोग शामिल हैं, और आज से हम ये सोच सकते हैं कि जो जातिगत प्रकाशन भी है, तो हो सकता है क्योंकि अब वो RNI से रजिस्टर्ड हो गया तो आज हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसका पूरा तौर तरीका बदल दें, उसको पूरी तरीके से हमारे बहुजन नायक और नायिकाओं की विचारधारा की तरफ ले जाएं। तो हो सकता है सबसे बड़ा जो जाति को मजबूत करने का काम अब जो हो रहा है वो हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जो प्रतिनिधित्व का प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं उसको करती है, और वो देखिएगा 4 साल तक हर 5 साल में 4 साल हमारे भीतर का जातिवाद कालीन के नीचे रहता है, थोड़ा कमजोर रहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अचानक विधानसभा के चुनाव से 1 साल पहले वो जिन बाहर निकलता है। हर एक जाति का एक सम्मेलन होगा, एक महाकुंभ कोटा में होगा, एक अर्ध कुंभ बीकानेर में होगा, एक छोटा सा मटका कहीं और बनाया जाएगा। ये कुंभ महाकुंभ अर्ध कुंभ सारी चीजें होती है, और उसमें बाहें तान तान करके एक जाति कहती है कि हम राजस्थान में इतने लाख लोग हैं हमारे समाज के, और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे को एक विधानसभा की सीट नहीं है,
मित्रों, पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मैंने ऐसे 10-20 महाकुंभों का को देखा और उसकी गणना की। तो जो दावे हैं हर एक जाति के, उन दावों को अगर आप एक साथ लाएं उनकी संख्या को, तो लगभग 10 करोड़ लोग तो केवल अनुसूचित जाति के रहते हैं राजस्थान में। हालांकि जनसंख्या हमारी 7 करोड़ ही है सबकी, लेकिन उनके दावों के मुताबिक तो 10 करोड़ तो केवल हम ही हैं, बाकी के समाज तो दूसरे होंगे। और उन सबको विधानसभा में सीटें चाहिए, कांग्रेस में चाहिए, बीजेपी में चाहिए और किसी में चाहिए। और जब वो चाहिए तो फिर आपको अपनी जाति का प्रभुत्व बताना है, अपने आप को मजबूत दिखाना है, और वो नहीं दिखाओ तो फिर आपको टिकट नहीं मिल सकता। और टिकट फिर भी नहीं मिलेगा, टिकट थोड़े से लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है वो आप सब लोग जानते हैं। तो फिर क्यों इतना जातिवाद को बढ़ाना और क्यों सारी चीजों को करना, ये कहीं कहीं करिएगा। और मान लिया आप जीत के चले जाएंगे तो करेंगे क्या वहां पर? तमाम जो लोग हैं 34 वो तो बड़ी जमाए बैठे हैं। ये जो पूरा पैक्ट की खरपतवार है, ये आखिर कर क्या रही है? और अगर ये खरपतवार नहीं बोलती है तो इस खरपतवार को साफ करने का काम भी समाज का काम है। सहारनपुर होता है और 80 लोग चुप रहते हैं लखनऊ विधानसभा में, और 120 सांसद होने के बावजूद इस देश में दंगाबाज भी होता है, कुमेर भी होता है, जहानाबाद भी होता है, लक्ष्मणपुर बाथे भी होता है, ऊना भी होता है, और लोग नहीं बोलते हैं। तो फिर क्या जरूरत है? आप न जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप जाके भी कुछ नहीं। ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या कर रहा है? इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी और इनको कैसे हम जवाबदेह बनाएंगे? ये काम भी कहीं कहीं महासभाएं भी करें और हम टीम असीम और बाकी तमाम संगठन के लोग भी हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि शस्त्र से जो गुलामी आती है वो कभी न कभी खत्म हो जाती है। ताकत से आपको हमको कोई गुलाम बनाएगा तो मुझे लगता है कि एक दिन हम खड़े होंगे और हम ताकतवर बनेंगे, हम उस गुलामी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो शास्त्रों की गुलामी है वो गुलामी हमको बाहर निकलने नहीं देती। न तो जाति की कोई दीवार आपको नजर आती है, न कोई तारबंदी है, ऐसा कहीं नहीं है। आप अगर फिजिकली देखने जाए तो ज्योग्राफिकली फिजिकली कहीं जाति का कुछ दिखता है क्या? लेकिन मानसिक रूप से इतना गहरे में है कि वो दीवार टूटती है। कई सारे देशों की दीवारें टूट गई, कई सारे देश एक हुए, लेकिन ये जो दिखती नहीं है दीवार, ये चाइना की दीवार से भी बड़ी दीवार है। और इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि शास्त्रोक्त है, धर्म और शास्त्र इसको जस्टिफाई करते हैं। तो इस शास्त्रीय गुलामी से बाहर जाने के लिए हमें एक पूरा अल्टरनेट नैरेटिव बनाना होगा। क्योंकि अगर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत है और अगर फेरे फिरने की आदत है और मंत्र बोलने की आदत है और नहा करके अगरबत्ती करने की आदत है, तो उस आदत से वो नहीं निकलेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम क्या विकल्प दे सकते हैं कि वो उन चीजों को छोड़ करके जा सकें? सांस्कृतिक रूप से हमारा इतना एक कल्चरली डेजर्ट है राजस्थान में कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कभी कभी तो अम्बेडकर जयंती पर भी रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए जाते हैं, क्योंकि हमारे अपने गीत नहीं है, हमारी अपनी पद्धतियां नहीं है, हमारा अपना साहित्य नहीं है। तो हम एक पूरा सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैचारिक एक वैकल्पिक आख्यान निर्मित कर सकें, उस दिशा में कहीं कहीं हमें काम करने की जरूरत है। मैं केवल कुछ अपने सुझाव लेकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कैसे हम इस कास्ट इंटीग्रिटी की जो बात है, ये जो हम कह रहे हैं कि हम एकजुट हो जाएं, और ये एकजुटता कहीं कहीं हमारे भीतर के जातिवाद को कम करेगा, मेरे को इसी उम्मीद है। तो वो एकजुटता कहां कहां आ सकती है और वो कौन कौन से कारक हैं जो हमको एकजुट नहीं होने दे रहे हैं? तो जो कारक एकजुट नहीं होने दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमको उनको छोड़ना है, और फिर जो चीजें हमको एक कर सकती है उस दिशा में हम कहीं काम कर सकें। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारी कई जातियां एक दूसरे के साथ बैठकर के खाना खाने से भी परहेज करती है। हो सकता है कि कुछ 5-7 तरह की जातियां जो हम में से भी फॉरवर्ड हो गई है, वो आपस में खाती पीती सब चीजें करती होंगी, लेकिन बहुत सारे समाज ने जो आज भी हमारे डिस्कोर्स में नहीं है। अगर आज भी बड़ी संख्या में लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग में है, मेरा ढोने में है, और आज भी हमारा सफाई कर्मचारी समुदाय
टोकरी और झाड़ू हाथ में लिए हुए गंदगी उठा रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी ब्राह्मणों की नहीं है, बनियों की नहीं है, राजपूतों की नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा वो समाज है। अगर आज भी कालबेलिया, नट, कंजर, सांसी, बागरिया और उस तरह के तमाम घुमंतु समाज अपने रहने के लिए घर मांग रहे हैं, उनको रहने को घर नहीं है, जीने के लिए उनके पास जगह नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, आजीविका नहीं है, और मरने के बाद शमशान तक नहीं है। कई सारी जातियों के लोग जो दफन करते हैं ना, हमारे जो कालबेलिया और उस तरह की जोगी जातियों के, वो लोग मरने के बाद उनकी लाशों का क्या होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई सारी जगहों पर सरकारी जमीन में उनका दफन होता है, और दफन होने के बाद पूरा गांव उठ करके आ जाता है और जेसीबी मशीन ला करके लाश को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। ऐसी कहानियां बहुत आम हैं। या फिर ऐसा होता है कि जहां से वो लोग मूलते आते हैं, यहां मर जाए तो 100 किलोमीटर वो लाश जाती है, लाशें चलती हैं और फिर 100 किलोमीटर के बाद जाकर के उनका दफन होता है। कई सारे इस राजस्थान में ऐसे गांव हैं, सैकड़ों की तादाद में, जहां घुमंतु समुदाय के लोग, जिंदा और मुर्दा लोग एक ही जगह में रहते हैं, जहां वो रहते हैं वहीं उनका दफन होता है। तो उनको मूलभूत मानवीय अधिकार मिले, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। तो ये हम करें और बेझिझक होकर के ऐसे सार्वजनिक आयोजन हो जहां वाल्मीकि से लगा करके, कालबेलिया से लगा के, मेघवाल और बैरवा और खटीक और कोली और तमाम जाति के लोग मिल बैठ के खाना खा सकें। तो ऐसे खान पान के आयोजन सार्वजनिक रूप से हम करें। ये मैं तमाम महासभाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी अपनी अपनी जातियों के तो आपने बहुत सम्मेलन किए हैं, और मेरे पास बहुत सारी समाजों के अखबार आते हैं, मैं पढ़ता हूँ उन सब चीज़ों को, और वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे भी गरीब बच्चे कहीं कहीं उनको भी उनका दाम्पत्य सुधरता है। लेकिन क्या सभी महासभाएं मिल करके एक, चाहे टोकन के रूप में, प्रतीक के रूप में, प्रयोग के रूप में एक सम्मेलन राजस्थान में हो, सभी समाजों का सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसमें इन सारी जाति के युवाओं को एक बार मौका दे दीजिए कि वो अपनी मर्जी से किसी भी जाति में जाकर के शादी कर सके। आप अगर ये कर देंगे, जिस दिन हम ये कर देंगे, हम वास्तविक रूप से एक अनुसूचित जाति के रूप में, एक वर्ग के रूप में, एक जमात के रूप में आ सकेंगे। तीसरा, मुझे लगता है कि 14 अप्रैल हो चाहे 6 दिसंबर हो, कम से कम उस दिन तो हम एक मंच पे सब आ जाए, अपनी तमाम मत भिन्नताओं को बोलते हुए। और अंतिम बात ये कि जहां भी अन्याय और अत्याचार हो, वो किसी भी दलित समुदाय की, किसी भी जाति के साथ हो, और वो चाहे संख्या में कितनी भी कम हो, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जाटों पर होगा तो 5 जिलों में जो जाटों की बिरादरी है वो लड़ेगी, बैरवाओं पर होगा तो जो मुख्यतः जो पूर्वी राजस्थान है या जो थोड़ा जो कोटा वाला या हरोती बेल्ट है वहां के लोग लड़ेंगे, और मेघवालों पे होगा तो अरावली पर्वत के उधर का पूरा इलाका सुलगेगा, लेकिन इधर के इलाके को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है मेघवालों पर अत्याचार हो रहा है, हमारा क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एक एक जाति पर अत्याचार होएगा और वो जाति ही लड़ेगी उसके खिलाफ, ये नहीं चल सकता है। मुझे लगता है कि चाहे वो धौलपुर में हमारे किसी भी बंदे के साथ हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे श्रीगंगानगर में हो, चाहे हनुमानगढ़ में हो, चाहे कोटा और झालावाड़ में हो, और अनुसूचित जाति की किसी भी जाति के साथ हो, हमको अपने बैनरों को छोड़ करके एक अत्याचार विरोधी जन आंदोलन का बैनर बना करके सड़कों पर कूद पड़ना चाहिए। वो और क्या हम ऐसे कोई प्रयोग कर सकते हैं जहां हम एकता सूचक और जाति रोधक सरनेम लगा सकें। ये बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है। कई लोगों ने किया, कई लोगों ने अपने नामों के साथ जाति का नाम हटा करके, मैं अभी नहीं हटा पाया, मैं अभी भी जाति का नाम लिखता हूँ और मुझे उसकी बहुत आलोचना सहन करनी पड़ती है, लेकिन मैं हृदय से चाहता हूँ कि वो दिन आए जब वो हम कर सकें कि हम अपने नाम के साथ ऐसा लगाएं कि फिर ये ना पता चले कि मैं कौन हूं और डॉक्टर BL बैरवा जी कौन है और रामफल सिंह जी कौन है या सतवीर सिंह जी कौन है, पता ना चले। फिर बाद में किसी का बहुत कीड़ा काटता हो तो वो अपना शोध कर ले और पता कर ले कि भाई क्या जाति है। लेकिन अगर न जानना चाहे तो उसको जबरन न जानना पड़े, मैं न बताऊं उससे पहले लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई ये फला जाति का है। तो
क्या वो ऐसे कुछ नाम टीम असीम भी उस पर काम करे। वैसे तो नामकरण ब्राह्मण करते रहे, लेकिन बुद्धिजीवियों का काम है ये कि हम क्या ऐसे जाति रोधक और एकता सूचक नाम फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको लगाए। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी इसके लिए तैयार है। वो अपने डॉक्यूमेंट में शायद ना भी बदल पा रही है, लेकिन आप सोशल मीडिया में जाकर के देखिए, लोगों ने अपने नाम के साथ अंबेडकर लगाना शुरू कर दिया या कुछ और लगाना शुरू कर दिया। और वो चाहे बाड़मेर का व्यक्ति है तो भी अंबेडकर लिख रहा है, कहीं और का व्यक्ति है तो भी अंबेडकर लिख रहा है, या फिर सबने बुद्ध लगाना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूं जिनका बुद्धिज्म से कोई लेन देना नहीं है, उन्होंने बुद्धिज्म भी नहीं पढ़ी है, लेकिन वो तो किसी और को बुद्ध लगाते देख लिया और खुद को बुद्ध लगा दिया, अपनी डीपी में भी बुद्ध को बना दिया, और कहीं न कहीं उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। तो जो सोशल मीडिया पे हो सकता है, जो वर्चुअल मीडिया पे हो सकता है, वर्चुअल संसार में हो सकता है, वो क्या एक्चुअल संसार में हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस दिशा में भी हम काम करें। बाबा साहब की विचारधारा को जितना सघन तरीके से हम बढ़ा सके, वो बढ़ाने की काम को जातीय महासभाएं हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे एजेंडे में आगे लेकर के जाना है।